हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 20 है। और पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक के सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए थे जितना हमने सेलेक्ट कर रखा है। और आज हम इस वीडियो में सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग से लेकर के यहाँ तक के ये सारे ऑप्शन और बीच में यहाँ पर ये जो फंक्शन यूज किए गए हैं इन सभी को हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस और इसमें सबसे पहले हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ डेटा ले लेते हैं, डमी डेटा, जिस पर आपको हम जो है सॉर्टिंग और फिल्टरिंग समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम डेटा कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क नाम की फाइल में जो है डेटा है। और ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं। इनवाइस बनाना, डिपॉजिट एंड विदड्रॉ, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर हमने मार्कशीट वगैरह देख ली थी। और बाकी जो इसमें जो एच लुकअप वी लुकअप है वो 2007 वाली सीरीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमने जो है इस डेटा को यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और इसको वहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसको जो है हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देखिए डेटा आ चुका है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें हैश हैश के सिंबल बन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो हैश के जो सिंबल हैं ये कब बन करके आते हैं? जब आपका कंटेंट जो है वो ज़्यादा लिखा होता है और कॉलम जो है वो आपका छोटा होता है, तब यहाँ पर आपके ये हैश सिंबल आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हैश सिंबल जो है यानी हैश का साइन कब बन करके आता है। तो आपको सिंपली बता देना है कि जो है कंटेंट ज़्यादा हो और कॉलम अगर छोटा होता है तो वहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो हैश साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और बाकी मैक्सिमम हम कैल्सी को कितना जूम कर सकते हैं ये भी क्वेश्चन आता है। तो मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं इसको आपको पता है। मैक्सिमम यहाँ पर हम इसको 400% जूम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आप यानी कम से कम जो है इसको 20% जूम माइनस कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसको हम बाय डिफॉल्ट 100 रखते हैं जितना था। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हैश सिंबल कब बन के आता है। फिलहाल यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं ताकि पूरा सेलेक्ट हो जाए। और यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे हम ऑटो फिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जिस कॉलम में जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कॉलम ऑटोमेटिक छोटा या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डमी डेटा ले लिया है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सॉर्ट क्या होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद हम फिल्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हमें मान लेते हैं 1 2 3 लिखनी है इसमें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर में। तो यहाँ पर हम 1 लिखने के बाद में चाहें तो इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, या फिर अब दूसरा तरीका यहाँ पर है, हम डबल क्लिक कर दें यहाँ पर। ठीक है, ड्रैग ना करें, डबल क्लिक कर देंगे तब भी ये ऑटोफिल यहाँ पर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। डबल क्लिक करने पर आपका जहाँ तक कंटेंट होगा वहाँ तक वो फिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ पर हमने 1 लिखा और अब अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब कंटेंट लिखा होता है फिर उसके अकॉर्डिंग डबल क्लिक करने पर आपका फिल हो जाता है। फिलहाल तो यहाँ पर अब इसको हम सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सॉर्ट करने का मतलब है, मान लेते हैं इसमें जो स्टूडेंट के नेम है इन्हें हमें अल्फ़ाबेट वाइज लगाना है। अल्फ़ाबेट यानी कि पहले ए नाम के स्टूडेंट हो, फिर बी नाम के, फिर सी नाम के। तो समझ गए होंगे। तो इसको अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें सॉर्ट करना होगा इसे। तो यहाँ पर हमने नेम ऑफ स्टूडेंट वाले कॉलम में क्लिक किया, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने A to Z, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सॉर्ट का A to Z। ठीक है, यहाँ से आपको कर देना है सिंपली A to Z का मतलब कि ये अल्फ़ाबेट वाइज लगेगा और असेंडिंग ऑर्डर में लगेगा। असेंडिंग यानी कि पहले A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पहले A नाम के स्टूडेंट हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो B नाम के कोई स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ पर C नाम के आ गए। ठीक है, और अगर इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो सिंपली हमें यहाँ पर Z to A पर क्लिक कर देना है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, उल्टा स्टार्ट होगा Z की तरफ से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये नीचे से A से स्टार्ट हुआ है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और A to Z कर दिया। तो अब जितने भी फीमेल थे वो एक जगह आ गए और जितने मेल थे वो सब एक जगह आ गए। ठीक है, तो समझ गए होंगे। इस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं। या फिर हम रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम वापस यहाँ क्लिक करेंगे और A to Z कर देंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉर्ट समझ में आ गया होगा, A to Z और Z to A दोनों का मतलब। ठीक है, ये A to Z यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में और यहाँ पर Z to A का मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉर्ट हो गया। उसके बाद अगला है फिल्टरिंग। ठीक है, फिल्टरिंग क्या होती है समझ लेते हैं। फिल्टरिंग का मतलब डेटा को जब हमें फिल्टर करने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसमें जो मेल और फीमेल है इसमें सिर्फ मेल का रिकॉर्ड हमें यहाँ पर देखना है, बाकी फीमेल का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाए, छिप जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल्टर का यूज करेंगे, डेटा को फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें फिल्टर को ऑन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए ऑटो फिल्टर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है ऑटो फिल्टर पे और यहाँ पर एक फिल्टर का साइन इस तरह से सभी कॉलम में आ जाएगा, आप ऊपर देख सकते हैं।
फिर उसके बाद जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप फिल्टर करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम जेंडर वाइज फिल्टर करना है, तो यहाँ पर जेंडर में जाएंगे तो मेल फीमेल दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हमें सिर्फ जो है मेल रखने हैं, तो हमने यहाँ पर फीमेल से जो है वो चेक हटा दिया। अब इसको ओके करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर मेल स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने है, बाकी जो फीमेल है वो हाइड हो गए यानी छिप गए, डिलीट नहीं हुए हैं, ध्यान रखना है, सिर्फ हाइड हुए हैं, छिप गए हैं। और जब आपको चाहिए तो वापस से फीमेल पे क्लिक कर दीजिए, ओके, तो मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम मेल या फीमेल जो देखना चाहते हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर हम वापस से मेल स्टूडेंट कर देते हैं, फीमेल हटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी आपके सामने मेल स्टूडेंट है। अब मान लेते हैं कि ये जो मेल स्टूडेंट है इसमें से भी हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ ADCA कोर्स के कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम आपका ये तो फिल्टर हाई है जेंडर वाइज, हम इसको कोर्स के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ADASM से टिक हटा दिया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है सिर्फ ADCA के स्टूडेंट हैं, और वो भी कौन, जो कि मेल थे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने फीमेल कर दिया और मेल हटा दिया, अब ओके करेंगे तो इसमें जितने भी फीमेल्स स्टूडेंट हैं वो सब ADCA कोर्स वाले हैं, DICPA के नहीं हैं। अगर यहाँ पर हम DICPA को देखना चाहते हैं तो ADCA से हटा दिया, तो ये इतने स्टूडेंट जो हैं वो DICPA के हैं जो कि फीमेल हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम जेंडर वाइज तो हमने फिल्टर ही किया, साथ ही साथ हम इसको कोर्स के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि अब इसमें जो है सिर्फ सीतापुर के स्टूडेंट दिखाई दें, मतलब यहाँ पर ये पहली चीज़ जेंडर के हिसाब से फिल्टर हुआ, फिर कोर्स के अकॉर्डिंग फिल्टर हुआ, अब डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है, तो यहाँ पर हमने जो है लखीमपुर हटा दिया, हमें सिर्फ सीतापुर के स्टूडेंट देखने हैं, तो ओके कर दिया। तो अभी करंट टाइम में DICPA कोर्स के सीतापुर के स्टूडेंट के और जो फीमेल हैं सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड आ रहे हैं, बाकी और किसी के नहीं आ रहे हैं। तो समझ गए होंगे, यहाँ पर अगर हम लखीमपुर और सीतापुर हटाते हैं तो सिर्फ लखीमपुर का स्टूडेंट दिखाई देगा जो कि एक है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल तो इसको हम ऑल सेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है सभी चाहिए, तो यहाँ पर हमने जो है अभी देखिए यहाँ पर मेल जो है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है कोर्स मतलब DICPA में कोई मेल स्टूडेंट है ही नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर ही आ जाएगा। तो अभी करंट टाइम में यहाँ पर देखिए सारे फिल्टर हट चुके हैं, सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड आपके सामने हैं। अब इसमें अगर आप बैच टाइम वाइज फिल्टर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि यहाँ पर 10 से 11 बैच किन लोगों का है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर जा करके आप यहाँ से टिक आल से टिक आप हटा दें तो सारे के सारे टिक हट जाएंगे, फिर एक पे क्लिक कर दें सिंपली और ओके कर दें। तो यहाँ पर सिर्फ आपके सामने 10 to 11 वाला बैच यहाँ पर रह जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। डेटा फिल्टर करने के बाद इसको कॉपी करके आप कहीं दूसरी सीट में या दूसरी जगह इसको पेस्ट कर सकते हैं आराम से, सिर्फ उतना ही पेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्योर डेटा आपका निकल गया जिनका बैच जो 10 to 11 था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करते हैं। फिलहाल अगर फिल्टर आपको क्लियर करना है यानी हटाना है तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर ऑटो फिल्टर पे यहाँ पर जहाँ से आपने ऑन किया था वहीं से आपको ऑफ कर देना है, तो ये ऑटो फिल्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ऑटो फिल्टर कैसे लगाएंगे आपको पता चल गया, सॉर्ट एंड फिल्टर। उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर पर है फ्रीज पेन्स। ठीक है, तो फ्रीज पेन्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए अभी आपके सामने यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो लगभग 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस अभी तो हमारे पास सिर्फ 40 स्टूडेंट हैं, लेकिन हो सकता है कि 1000 स्टूडेंट हो, 2000 हो, यानी कि एक पूरी लंबी लिस्ट हो। तो जब आप स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल यानी जो डेटा की फील्ड हैं ये ऊपर है। और जब हम अभी तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें फादर नेम है, इसमें फ़ोन नंबर है, क्योंकि ऊपर डेटा फील्ड दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर हम जो है पता नहीं लगा पा रहे कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मेल फीमेल देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जेंडर है, लेकिन कई सारे डेटा ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा कॉलम में क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर रो को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब कि वो स्क्रॉल नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें जाना होगा, यहाँ पर फ्रीज पेन में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्रीज फर्स्ट रो। ठीक है, तो जब यहाँ पर फ्रीज फर्स्ट रो आप करते हैं तो पहली रो जो है वो फ्रीज हो जाती है, और अब आप स्क्रॉल करेंगे तो वो फर्स्ट रो जो है वो फ्रीज है, जिससे कि यहाँ पर कितना भी बड़ा डेटा हो अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीज पेन। इसी तरह से अगर आप जो है कॉलम को भी यहाँ पर फ्रीज करना चाहते हैं, कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो कॉलम होता है वो आपका यहाँ पर फील्ड होता है। ठीक है, वो आपकी डेटा फील्ड होती है कॉलम में भी कभी कभी। तो हम चाहे तो फर्स्ट कॉलम को भी इसी तरह से फ्रीज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका एक कॉलम भी फ्रीज हो गया। अब अगर आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपका
यहाँ पर जो है कॉलम स्क्रॉल नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। फिलहाल अगर यहाँ पर आपको ऑफ करना है फ्रीज पेन, तो उसके लिए यहाँ पर हम व्यू में जा करके, ठीक है, आपको व्यू में ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप फ्रीज रो एंड कॉलम को ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फ्रीज पेन कैसे हम लगाएंगे और उसको वहाँ से कैसे ऑफ या ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फार्मूलाज। तो फार्मूलाज तो अभी तक तो हमने कई सारे फार्मूलाज और फंक्शन देखे हैं। पिछले वीडियो में हमने कई प्रोजेक्ट देखे हैं जहां पर हमने कई फार्मूले और फंक्शन देखे हैं, लेकिन एक बार आपको फिर से यहां पर बता देते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर कुछ नंबर्स इस तरह से लिखे हुए हैं और यहां पर इन सभी नंबर्स को हम जो है जोड़ना चाहते हैं या इनको जो है हमें 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। सभी को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराना है तो यहाँ पर जो है इस तरह से भी हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर हम नंबर का एड्रेस दे देंगे और सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ पर इसका एड्रेस दे देंगे जिससे मल्टीप्लाई करना है और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब आपको पता है कि ये रिलेटिव सेल एड्रेस होता है, तो अगर इसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपको सभी को 3 से ही मल्टीप्लाई करना था तो इसका दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से ना करके सिंपली यहाँ पर आप जो है इज इक्वल टू का साइन लगाएं और यहाँ पर इसका जो सेल एड्रेस दे दें और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के डायरेक्ट यहाँ पर आप फॉर्मूले में स्टैटिक वैल्यू यूज कर सकते हैं, यानी कि 3 इस तरह से, ठीक है। और एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप सभी को 3 से ही मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम फॉर्मूले जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, एडिशन करा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं, डिवीजन करा सकते हैं, जो कि आप आसानी से कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि मान लेते हैं कि 25 को यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका कितना आया 75, इसमें जो है हम 10 ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा करके 10 आगे इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर मान लेते हैं कि इस तरह से नहीं बल्कि हमारे पास कुछ 2-3 नंबर हैं, उन्हें ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इस वैल्यू को यहाँ पर ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, जैसे 5 + 6 + 3, ठीक है। इसको टोटल करने के बाद में यहाँ पर हमको इसके साथ में प्लस करना है, तो इस तरह से भी यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं इसमें। और तो यहाँ पर फार्मूलाज हो गया और फंक्शंस एंड चार्ट्स, ठीक है। तो फंक्शंस तो हमने देखे हैं, कई सारे फंक्शन देखे हैं और अभी हम यहाँ पर काउंट, मैक्स और मिनिमम ये फंक्शन देखेंगे भी। और जो चार्ट्स हैं ये हम देखेंगे अगली वीडियो में जब हम यहाँ पर ये चार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पाइवट टेबल और चार्ट सब डिटेल में पढ़ेंगे, तब इसको हम देख लेंगे। अभी फिलहाल उसके बाद यूजिंग फार्मूला फॉर नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कि हमने बता दिया, आप आसानी से कर सकते हैं। ऑटो सम, तो ऑटो सम को भी हमने बताया था। ऑटो सम से क्या होता है, किसी अगर आप एक से ज़्यादा नंबर जोड़ना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आप ऑटो सम का यूज कर सकते हैं, अल्ट के साथ में इज इक्वल टू का साइन और एंटर, तो ये आपका जो है ऑटो सम हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट है। बाकी आप यहाँ से भी सम को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ बता दें इसमें, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हमने कुछ नंबर लिखे इस तरह से। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर ऑटो सम यूज करेंगे इस तरह से, अल्ट के साथ इज इक्वल टू, तो सारा जुड़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पूरा इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि यहाँ पर बीच में एक ब्लैंक सेल है जो कि यहाँ पर ये डेटा को तोड़ रही है, ठीक है। तो अगर बीच में कहीं ब्लैंक सेल होगी तो वो उसके ऊपर का डेटा जो है वो नहीं लेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको डिलीट कर दें और अगर यहाँ पर हम अल्ट के साथ इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो अभी ये पूरा ले लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक सेल तो है लेकिन उसके बाद में कोई डेटा नहीं लिखा है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, इस तरह से यहाँ पर ये काम होगा, ठीक है। और लेकिन फिर भी यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ नंबर लिखे हैं इस तरह से और यहाँ पर हमने अल्ट के साथ इज इक्वल टू का साइन दिया और जोड़ना आपको सारा कुछ है, तो आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर लें इस तरह से, तब भी आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटो सम, जिसकी शॉर्टकट की भी हमने बता दी। उसके बाद यहाँ पर है फंक्शंस, जिसमें हम सम देखेंगे। तो सम तो आपको हमने बता ही दिया है, ऑटो सम, सम एक ही बात है। यहाँ पर हम काउंट को देखते हैं कि काउंट जो है ये क्या है, ठीक है। तो काउंट फंक्शन से क्या होता है कि हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स का मतलब मान लेते हैं कि ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर में किसी किसी के कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मिस हैं, ठीक है। मिस हैं यानी कि हमने जो है डिलीट कर दिया और कहीं पर जो मिस हैं वहाँ पर कुछ नहीं लिखा है और कभी कभी यहाँ पर जो मिस है वहाँ पर नॉट अवेलेबल इस तरह से लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और 2-3 जगह इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर दिया इसको और कुछ ब्लैंक सेल और ले लेते हैं जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर में कहीं कहीं पर सेल ब्लैंक हैं और कहीं कहीं पर अल्फ़ाबेट जो है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें काउंट करना है कि इसमें टोटल जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर कितने हैं, ठीक है।
तो वैसे तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर 40 है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर बीच बीच में यहाँ पर कुछ मिस है ना, तो उन्हें हमें माइनस करना है, यानी सिर्फ यहाँ पर नंबर्स को काउंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे काउंट, ठीक है, इक्वल टू काउंट, और यहाँ पर काउंट फंक्शन लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें सिंपली हम यहाँ पर रेंज दे देंगे जिसमें हमें काउंट करना है, बस वो हमें केवल रेंज देनी होगी और एंटर कर देंगे। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर 34 जो है वो आपके यहाँ पर नंबर हैं। तो समझ गए होंगे, इस तरह से यहाँ पर हम काउंट फंक्शन का यूज करके किसी भी नंबर को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो अल्फ़ाबेट है, यानी कि जो NA जहाँ पर लिखा है ये भी साथ में काउंट हो करके आए, तो यानी कि हमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करना है। तो उसके लिए दूसरा फंक्शन होता है, वो आपका है काउंट ए। यहाँ पर सिंपली आपको ए लगा देना आगे, बस, ठीक है। बाकी रेंज आपकी वही रहेगी, काउंट ए यूज करना है और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 37 हो गया, पहले 34 आ रहा था। तो यहाँ पर ये तीनों अल्फ़ाबेट जो थे इसको भी इसने काउंट कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लैंक सेल हैं ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं ब्लैंक सेल काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक सेल जितनी है वो काउंट हो रही हैं। तो इस तरह से हम कहीं भी किसी भी डेटा या रिकॉर्ड में जिस चीज़ को हमें काउंट करना है उस तरह का काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। काउंट जो कि इंटीजर को काउंट करेगा यानी नंबर्स को, और काउंट ए जो कि अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को काउंट करेगा, और काउंट ब्लैंक जो कि सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करेगा, ठीक है। एक और होता है काउंट इफ़, ठीक है। तो काउंट इफ़ क्या होता है, तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इसमें हमें देखना है कि DICPA कोर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम काउंट इफ़ फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया काउंट इफ़ और ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो हमें रेंज देनी होगी, तो यहाँ पर हमने रेंज दे दी कि इसके बीच में हमें जो है कोर्स मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हम क्राइटेरिया लिखेंगे। देखिए क्राइटेरिया क्या होता है कि आपकी एक तो ये हो गई रेंज, और क्राइटेरिया का मतलब कि यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी क्राइटेरिया क्या है, किसके अकॉर्डिंग ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम DICPA जो है उसे ढूंढना चाहते हैं, तो वो हमारी क्राइटेरिया होगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमने डबल कोट स्टार्ट किया और इसमें टाइप कर दिया DICPA, ठीक है। डबल कोट इसलिए क्योंकि आपको हमने बताया था कि जब फॉर्मूले के बीच में स्टैटिक वैल्यू यानी कि अल्फ़ाबेट यूज करते हैं तो वहाँ पर वो डबल कोट के अंदर होता है। जो भी क्राइटेरिया होती है वो डबल कोट के अंदर होती है, अगर ये आपकी वैल्यू है डायरेक्टली तो, ठीक है। अभी दूसरे तरीके से भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने DICPA लिखा और एंटर किया, तो ये बता रहा है कि DICPA के टोटल 4 स्टूडेंट हैं। अब मान लेते हैं कि हमें ADCA के स्टूडेंट पता करना है। तो अगर ADCA के स्टूडेंट पता करना है, इसको यहाँ पर हम मूव कर लेते हैं। देखिए ये मूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी DICPA है, अगर ADCA के पता करना है तो सिंपली हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में जा करके यहाँ पर ADCA लिख देना होगा, और अभी ADCA के स्टूडेंट बता रहा है, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कोर्स हैं और अलग अलग कोर्सेज के एक एक करके काउंट करना है, तो इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोर्स पहले आगे यहाँ पर लिख देंगे ADCA, ठीक है, और DICPA, ठीक है, और यहाँ पर ASM, ठीक है, और मान लेते हैं CCC। तो यहाँ पर हमें काउंट करना है चारों में, मतलब यहाँ पर हमें फटाक से बता दें कि ADCA के कितने हैं, DICPA के कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, डबल कोट यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू नहीं देंगे, हम यहाँ पर क्राइटेरिया में इसका एड्रेस दे देंगे, सिंपल, ठीक है। हमने ADCA का एड्रेस दे दिया, तो अब इस सेल में जो भी होगा वो उसका जो है एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगा, और ADCA है तो ADCA को काउंट करेगा, DICPA होगा तो DICPA को काउंट करेगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम देखिए, ये तो 35 बता रहा है जो कि सही है, लेकिन अगर इसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, अभी देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो सही है कहीं तक, ठीक है, लेकिन फिर भी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब फॉर्मूला ड्रैग होता है तो इसके जो सेल एड्रेस होते हैं वो रिलेटिव होते हैं जो कि मूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम CCC की बात करें तो ऊपर आप देखेंगे कि ये 3 रिकॉर्ड ऊपर के ले ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर ये 3 रिकॉर्ड ऊपर के नहीं ले रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसके बीच में कहीं CCC होता तो ऊपर यहाँ पर, तो वो काउंट नहीं करता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो किसको एब्सोल्यूट करना है, C43 को नहीं करना है, यहाँ पर ये तो चेंज होना चाहिए, ये जो रेंज एड्रेस आपका है इससे एब्सोल्यूट करना है, ठीक है। तो इसको एब्सोल्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में F4 बटन प्रेस करना है, ठीक है। क्या प्रेस करना है, F4। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, आपको यहाँ पर उतना रेंज एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से आपको जो फंक्शन की होती है F4, ठीक है, उसे प्रेस करना है।
तो जब आप यहाँ पर F4 प्रेस करते हैं तो एक बार में देखिए अभी ये नॉर्मल हो गया, आपने F4 प्रेस किया तो ये पहले तो फुल एब्सोल्यूट होगा, फिर आप दूसरी बार जब F4 प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ रो को एब्सोल्यूट करेगा, तीसरी बार यहाँ पर ये कॉलम को एब्सोल्यूट करेगा और चौथी बार में ये नॉर्मल हो जाएगा रिलेटिव सेल एड्रेस, और फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर ये आपका जो है फुल एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो सिंपल है, आप चाहें तो मैन्युअली डॉलर का साइन लगा सकते हैं या फिर कीबोर्ड से आप F4 फंक्शन की का यूज करके सेल को एब्सोल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट कर दिया। अब इसको जो है हम ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर इसको ये एक्स्ट्रा हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रेंज है वो यहाँ पर मूव नहीं हो रही, ठीक है, फिक्स है एक जगह। तो इस तरह से तुरंत यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि DICPA, ADCA, ADSM के अलग अलग कोर्सेज के कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर आप चेंज कर दें। यहाँ पर अगर आप DICPA लिखेंगे तो DICPA के बताएगा, CCC लिखेंगे तो CCC के बताएगा, और अगर आप ADASM के लिखेंगे तो उसके बताएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ADASM होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो ये आपका जो है काउंट फंक्शन जो है वह पूरी तरीके से हमने देख लिया, जिसमें काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ। उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर पर है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो इसके आपको नेम से ही पता चल गया होगा कि मैक्सिमम यानी कि बड़ी संख्या निकालने के लिए और मिनिमम यानी कि छोटी संख्या निकालने के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डेमो के लिए यहाँ पर हम कुछ डमी डेटा ले लेते हैं इसी में से। तो यहाँ पर शीट 2, शीट 1, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर नेम और सैलरी ये दो चीज़ें ले लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पर जो है पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हमें देखना हो कि इसमें से जितने भी एम्प्लॉई हैं इनमें सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, मैक्सिमम, तो उसके लिए मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, और कम जानना हो तो मिनिमम फंक्शन का यूज करेंगे। अभी तो यहाँ पर रिकॉर्ड कम है तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि इसकी कम या ज़्यादा है, लेकिन रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होने पर आप ऐसे पता नहीं लगा पाएंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमने लगाया इक्वल टू मैक्स, और यहाँ से आपको रेंज एड्रेस दे देना और एंटर किया तो ये आपका मैक्सिमम यहाँ पर आ गया। अगर आप मिनिमम पता करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको फंक्शन चेंज कर देना है और ये आपको मिनिमम बता देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो गए। उसके बाद अगले नंबर पर है एवरेज फंक्शन। ठीक है, तो एवरेज फंक्शन का काम होता है एवरेज निकालना। ठीक है, अब एवरेज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसको आपको हम बताते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ डमी डेटा हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ डेटा लिया है जिसमें यहाँ पर ये आपके मंथ हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके मंथ्स हैं और ये आपकी इनकम है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इनकम है। इसको हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। तो ये मंथ्स है और ये इनकम है। तो यहाँ पर कौन से महीने में कितनी इनकम हुई है आपके सामने है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है कि ऑन एवरेज पर मंथ कितनी इनकम हुई। वैसे तो यहाँ पर जनवरी की 20,000, फरवरी की 20,000, मार्च की 15,000, फिर 16,000 इस तरह से हुई है, लेकिन अगर ऑन एवरेज आपको पता करना हो कि पर मंथ कितनी इनकम हुई, तो अगर इसे मान लेते हैं आपको कॉपी पर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कॉपी पर निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए आपको सभी को पहले जोड़ना होगा, यानी सम करना होगा। तो इन सभी नंबर को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू सम फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और पूरा सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो है कैलकुलेट कर देगा टोटल कितना हुआ आपका 2,59,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, जोड़ने के बाद इसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट का मतलब कि इसको हम गिनेंगे कितने हैं। तो वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पर ये दिसंबर यानी टोटल 12 मंथ हुए, लेकिन अगर मान लेते हैं इस तरह से ना रिकॉर्ड होकर दूसरे तरीके से है तो उसके लिए आप यहाँ पर आपको पता है काउंट फंक्शन से काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है काउंट फंक्शन का यूज़ किया और इसको हमने जो है काउंट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका काउंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया 12। ठीक है, यानी काउंट कितना है 12 है और आपका जो इनकम टोटल है वो कितना है 2,59,000। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको जो है डिवाइड कर देते हैं। पहले तो इसको मूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइडेड बाई इससे। ठीक है, बस हो गया। तो ऑन एवरेज यहाँ पर देखिए आपकी इनकम कितनी है 21,583 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको पहले जोड़ा, फिर उसके बाद काउंट किया, फिर उसके बाद डिवाइड किया, तब रिजल्ट आया। लेकिन यहाँ पर जो एवरेज फंक्शन है ये डायरेक्टली एक ही बार में आपको एवरेज बता देगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको एवरेज फंक्शन का यूज करना है और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट का साइन। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिंपली एड्रेस यानी रेंज एड्रेस दे करके एंटर कर देना है। तो आपके सामने डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कि ऑन एवरेज पर मंथ कितनी इनकम हुई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। दूसरा इसमें और है एवरेज ए। ठीक है, तो एवरेज ए फंक्शन का काम क्या होता है, देखिए। तो मान लेते हैं कि किसी महीने में जो है इनकम नहीं हुई। जैसे यहाँ पर इनकम जो है नहीं हुई तो इसको हमने कर दिया यहाँ पर नॉट अवेलेबल। ठीक है, और यहाँ पर जो है इनकम नहीं हुई तो इसको भी हमने कर दिया यहाँ पर नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने कर दी। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा
कि ये जो आपकी नॉट अवेलेबल यहाँ पर है यानी अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो अगर आप इसे काउंट नहीं करना चाहते यानी कि मंथ के बाहर रखना चाहते हैं तब तो कोई इशू नहीं है। आपकी ऑन एवरेज 20,800 रुपये इनकम हुई, लेकिन इसमें आपके टोटल 10 महीने ही जोड़े जाएंगे, ठीक है। 12 महीने जो है वो नहीं जोड़े जाएंगे, निकाल दिए गए बाहर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि इसमें जो है अल्फ़ाबेट यानी कि आपके जो जहाँ पर जिस महीने इनकम नहीं हुई है उस महीने को भी जोड़ा जाए, ठीक है, उसके हिसाब से एवरेज निकाला जाए, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एवरेज ए फंक्शन लगाना होगा। तो एवरेज ए लगाया और यहाँ पर एंटर किया तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको भी जोड़ लें तो ये 17,333 रुपये टोटल यहाँ पर आपका जो है ऑन एवरेज पर मंथ इनकम हुआ, जिसमें मार्च और अगस्त दोनों को जोड़ लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए वही रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है काउंट फंक्शन का यूज किया था हमने, यहाँ पर अब काउंट ए यूज करेंगे। तो काउंट ए से क्या होगा कि नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करेगा, तब यहाँ पर रिजल्ट देखिए दोनों सेम है। तो आप समझ गए होंगे कि एवरेज और एवरेज ए दोनों का यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में तो हमने इस वीडियो में पहले ही देख लिया था क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो है ये 2 बार रिपीट हुआ है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग और सॉर्ट एंड फिल्टर एक ही बात होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, और बाकी यहाँ पर जो एडवांस फिल्टर है और डेटाबेस से रिलेटेड कुछ और फंक्शन है जिनको हम अगली वीडियो में देखेंगे, और व्हाट इज़ इफ एनालिसिस और पाइवट टेबल जिसमें चार्ट, बार, कॉलम, पाई, लाइन, इन सभी ऑप्शन को हम जो है अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और अगली वीडियो में जो आपका एक्सेल है वो पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।